हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा रोहित फेरोटेक लिमिटेड कंपनी आज डीलिस्ट क्यों हुई है, इसकी क्या वजह है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि इस कंपनी पे सबसे बड़ा कर्ज था, बहुत ज़्यादा कर्ज था इस कंपनी के ऊपर, लगभग 4,000 करोड़ का इस पे कर्ज था। ये डेट कंपनी थी। और सेकंड थिंग इसमें ये थी कि ये बैंकक्रप्ट कंपनी थी। और थर्ड ये बात थी कि ये एनसीएलटी में इसका केस चल रहा था, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी को बोलते हैं। तो इसमें इसका केस चल रहा था, जिन्होंने पैसे लेने थे। और इसका रिजोल्यूशन प्लान आया था, जो टाटा स्टील की सब्सिडरी कंपनी है, टाटा स्टील माइनिंग, उन्होंने इसके लिए रिजोल्यूशन प्लान लेके आए थे 780 करोड़ रुपए का, जिसको अप्रूवल भी मिल गई थी। जिसकी वजह से रिटेलर्स को, शेयर होल्डर्स को ये लगा कि इसमें एक टर्न अराउंड स्टोरी बनेगी, ये अलोक इंडस्ट्रीज भी बन सकती है, रुचि सोया भी बन सकती है। तो इसमें एक आपने देखा होगा कि पिछले साल इसका जो प्राइस था वो लगभग 80 पैसे, 1 रुपये के आसपास था। और अब की बार जनवरी 2022 में इसका जो हाइक गया है वो 57 रुपीज़ गया है, क्योंकि जो रिटेलर्स हैं वो इसी की वजह से फंस जाते हैं कि कोई खबर आई नहीं, उसको बिना एनालिसिस किए वो एकदम से इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उनको पता नहीं होता है। और जो मोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा इसमें से निकाल लेते हैं। तो इसी वजह से रिटेलर्स को इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और जो आज इसकी ट्रेडिंग बंद हुई है, कल से इसमें लोअर सर्किट लग गया था 12 बजे के बाद। और करीब 4 साढ़े 3 बजने से 10-15 मिनट पहले ही इसमें एनसीएलटी का डिसीजन आया था कि इसमें कल से ट्रेडिंग नहीं होगी। तो इस वजह से लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद ये अपना इसमें टर्न अराउंड स्टोरी बनेगी। और जो टाटा स्टील माइनिंग कंपनी है वो इसमें रेजोल्यूशन जो प्लान लेके आई थी उसको अप्रूवल मिल गई थी। तो उस वजह से इसमें अब कुछ बात बनेगी। लेकिन उन्होंने लेकिन ये भी बात बोली थी कि हम इसमें 180 करोड़ की इक्विटी भी डालेंगे। तो उस वजह से लोगों ने इस पर भरोसा जताया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस कंपनी में विश्वास क्यों नहीं करना चाहिए था, कि ये एक तो इस पर बहुत ज़्यादा डेट था, बैंकक्रप्ट कंपनी थी, और इसका एनसीएलटी में केस चला हुआ था। और जैसे आप इसके डाटा देखेंगे, इसकी बुक वैल्यू पर शेयर देखेंगे, माइनस में 180 है। बुक वैल्यू पर शेयर मतलब ये होता है कि जो भी कंपनी के पास एसेट्स हैं और जो उसकी लाइबिलिटी है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। सपोज कंपनी के पास सारी मशीनरी और उसके पास बैंक बैलेंस, कैश, सब कुछ मिला के 100 रुपये हैं, और उसने जो किसी को पे करना है उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। किसी से लोन ले रखा है, बैंक से ले रखा है, किसी से ले रखा है, कि कंपनी के पास एसेट्स 100 रुपये की हैं और उसने लोगों को, बैंकों को, जो लेंडर्स हैं उनको देने हैं 500 रुपये। तो कंपनी कैसे दे पाएगी कि 100 की एसेट जाके भी 400 रुपये उसको अब भी देने बैठते हैं। तो इस वजह से इसके ऊपर आप भारी भरकम देख सकते हैं, इसकी जो बुक वैल्यू है माइनस में है, -180 है। और ट्रेलिंग 12 मंथ ईपीएस भी देखेंगे आप, इसका -6 में है, क्योंकि इसने क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपना लॉस दिए हैं। कोई 1% भी इसने प्रॉफिट नहीं दिया। ईयर ऑन ईयर भी इसके लॉस ही बुक हुए हैं हर बार। इसमें आप देख सकते हैं कि इसने कितने तगड़े लॉस दिए हुए हैं। ये देखिए आप इसकी 2017 से 21 की सेल देखेंगे तो 660 करोड़ से 634 करोड़ की इसने सेल की। और इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे टोटल ही माइनस में है 2017-21 से। इससे पहले भी इसका लॉस में चल रहा था, 340 करोड़ से 69 करोड़। और 2020 में तो 680 करोड़। लोगों ने 2021 में सोचा कि 70 करोड़ ही मात्र इसका लॉस आया है, कि अब ये आने वाले टाइम में प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। और इसकी प्रोमोटर की जो आप होल्डिंग की बात करेंगे तो 72% इसकी प्रोमोटर की होल्डिंग है। जैसे मैं कहता हूँ कि 51% प्लस होनी चाहिए किसी भी कंपनी के लिए प्रोमोटर की होल्डिंग। लेकिन उसमें सिर्फ आपको ये नहीं देखना है कि होल्डिंग इसकी 51 प्लस है तो ठीक है। आप यहाँ पे ये भी बात देखिए कि इसने 100% प्लेज किए हुए हैं शेयर, और इसका ऊपर डेट है, और ये लॉस पे लॉस देती जा रही है। और जो इसके ऊपर जो केस चला हुआ है एनसीएलटी में, और बैंकों ने इससे बहुत ज़्यादा पैसा लेना है। और इसमें एफआईस की देखोगे आप, इक्विटी तो जीरो है, डीआईस की इसमें जीरो है, पब्लिक की इसमें 28% इसमें इक्विटी है, जो बिल्कुल अब जीरो हो चुकी है। तो दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बोला था कि सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ें देखनी चाहिए कि प्रमोटर्स की कितनी होल्डिंग है। तो इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 72 है, लेकिन अभी इसमें देखेंगे 100% इन्होंने प्लेज किए हुए हैं शेयर, मतलब प्रमोटर की होल्डिंग जीरो के बराबर है।
लेकिन चलो यहाँ पे भी आपको ये लगना चाहिए कि 100% इसकी जो प्लेज किए हुए हैं वो प्रमोटर कभी भी अपना रिकॉल कर सकते हैं, छुड़वा सकते हैं। लेकिन सेकंड थिंग ये है कि ये ईयर ऑन ईयर बहुत ज़्यादा लॉसेस दे रही है, कोई रिवाइवल प्लान नहीं है इनका, कोई रेजोल्यूशन प्लान नहीं है इनका। तो उस वजह से आपको इसमें देखना चाहिए थोड़ा सा। लेकिन ये ऐसा है, ये कंफ्यूज कर देते हैं जो बड़े लोग होते हैं, ये खबरें ऐसी लेके आएंगे कि जिससे लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि नहीं अभी इसमें टर्न अराउंड कुछ नया होगा, रिवाइवल होगा इस कंपनी के लिए, ये रुचि सोया बन जाएगी, आलोक इंडस्ट्रीज बन जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो 100 में से कोई 1% ऐसे चांस होता है, नहीं तो 99% आप ये समझ के चलिए जो कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है और जिसका एनसीएलटी में केस चल रहा है, तो उस कंपनी के लिए उस कंपनी के शेयर होल्डर्स रिटेलर्स के लिए बहुत ही एक सोच विचार करने वाली बात होती है। उसको जो इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप ये समझ के चलिए कि मेरा पैसा जीरो होगा, और मतलब 100% इसमें रिस्क रहता है। और अपना एनालिसिस करके चलिए, ना कि खबरों के बेस पे चलना है इसमें आपको। तो आगे से भी आपको इसमें ध्यान रखना है। और जैसे कि रिलायंस कैपिटल के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि ये भी ऐसे ही हो रहा है इसमें भी, कि नई से नई बातें आती हैं कि इसमें 55 कंपनियों ने रेजोल्यूशन प्लान के लिए ऑफ़र दिया है। लेकिन आपने ऐसी कंपनियों को अवॉइड करना है, इसमें बिल्कुल भी पैसा नहीं इन्वेस्टमेंट करना। बाकी आपको अपने आपसे एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए, देखना चाहिए सारी चीज़ों के बारे में। मेनली 3-4 चीज़ें तो देखनी चाहिए कि प्रमोटर की होल्डिंग, उसके प्रॉफिट्स, और उसके डेट कितना है उस कंपनी के ऊपर, कंपनी के जो फ्यूचरिस्टिक है उसका मैनेजमेंट है, उसकी क्या कमेंट्री है फ्यूचर के बारे में, कंपनी के बारे में। तो ये 4-5 चीज़ें आपको कंसीडर करके फिर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, और बने रहे हमारे चैनल स्टॉक अपडेट पर।